आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड की जो पॉलिटी आती है ना वो। पहले मैं सिलेबस बताऊंगी और फिर ये आरबीएससी की जो बुक है ना, ये प्रश्न कहाँ से आते हैं वो बताऊंगी पूरा का पूरा। उसके बाद आपको ये देखो, ये सब प्रश्न उत्तर, इसके आंसर भी बताऊंगी मैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिलेबस। और आरबीएससी की बुक से जो टॉपिक है वो सब आरबीएससी की बुक से दिए हुए हैं। सेकेंड ग्रेड का एसएसटी संस्कृत विभाग हो चाहे आरपीएससी विभाग हो, आरपीएससी से जहाँ भी हो सिलेबस सेम ही रहता है। तो मैं सिर्फ पॉलिटी यानी कि राजनीतिक विज्ञान का सिलेबस बता रही हूँ और इसी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के मैं एमसीक्यू दूंगी और मुझसे अगर नोट्स बने तो नोट्स भी दूंगी और आगे भी मैंने कुछ प्ले लिस्ट बनाई हुई है। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं। ये पहली यूनिट है, सेकेंड ग्रेड 2024 का है। इसमें से कौन सा टॉपिक छोड़ा गया वो भी बता दूंगी, पहले कौन से थे अब कौन से शामिल किए गए हैं। और इसके एमसीक्यू मैंने बताया एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं मिलेगा आपको, आरबीएससी में बिल्कुल स्पष्ट से लिखा हुआ होगा। जो जो टॉपिक है वो मैं आपको दूंगी और सीरीज वाइज हम चलेंगे, पूरी प्ले लिस्ट बनाएंगे, नोट्स भी बनाएंगे, एमसीक्यू करेंगे, वन लाइनर एमसीक्यू भी करेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप वो भी करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में राजनीतिक विज्ञान का पारंपरिक और आधुनिक परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण आता है उसका। उसके अंदर अर्थ प्रकृति क्षेत्र दृष्टिकोण आता है, यानी कि व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद आते हैं ना, परंपरागत और उत्तर आधुनिक परिप्रेक्ष्य दोनों में वो आएंगे फर्स्ट यूनिट में। सेकंड यूनिट में राजनीतिक विज्ञान की मौलिक अवधारणा, इसके अंदर आएगा राज्य, संप्रभुता, मूल अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, शक्ति, सत्ता और वैधता आएगा। तो आपको पता हो जब नेक्स्ट पहले हम 2018 वगैरह हम देते थे ना, उस वक्त शक्ति, सत्ता, वैधता तीन ही टॉपिक थे। अब इसके अंदर और शामिल किया गया, क्या किया गया, सब राज्य, संप्रभुता, मूल अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सब शामिल किया गया है ना। तो इन सबको भी पढ़ेंगे और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम। उसके देखो, ये इंग्लिश में अगर आपको देखना हो तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, मैंने आरपीएससी की साइट से डाउनलोड किया हुआ है। ये सेकंड ग्रेड का पूरा का पूरा आप देख सकते हो इंग्लिश के अंदर, और ये है हिंदी में। और उसके बाद हम देखेंगे ये तो मैंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट बता दी। अब हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में क्या क्या है। तो इसके ये संविधान निर्माण है ना, उसके अंदर निर्माण की प्रमुख विशेषता है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और प्रमुख संविधान संशोधन जो लगभग वर्तमान में कितने बन चुके हैं, अभी 6 बन गए हैं शायद, 106 सॉरी 106 संविधान संशोधन अभी बन चुके हैं। तो वो सब मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। नवीनतम है ना 5 हैं, वो याद बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद चौथी यूनिट है ये संघ, राज्य, स्थानीय स्वशासन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सब आरबीएससी बोर्ड बुक में दिया हुआ है। ये फोर्थ यूनिट है। अब हम पढ़ेंगे 5 यूनिट और 5 यूनिट में ये सब है, देख सकते हो सेकेंड ग्रेड सिलेबस है। ये राजनीतिक विज्ञान लास्ट यूनिट है, भारतीय विदेश नीति, पड़ोसी देशों के साथ संबंध। और एक है यूएनओ जो होता है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका संगठन अंग, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी भूमिका क्या है। और इसमें जो हटाया क्या गया पता है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, समसामयिक प्रवृत्तियां, वंचित समूह एवं वर्गों का सशक्तिकरण। तो इस टॉपिक को हटाया गया है और ये सब टॉपिक थे। अब मैंने कहा मैं आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का अर्थ प्रकृति क्षेत्र का एमसीक्यू जो आरबीएससी बुक के लास्ट में दिए हुए हैं, और आधुनिक दृष्टिकोण और परंपरागत दृष्टिकोण है ना, जैसे कि व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद दोनों एक ही है, इसके एमसीक्यू जो बुक के लास्ट में अध्याय के लास्ट में दिए वो कराती हूँ। ये राजनीतिक विज्ञान बुक है 11 क्लास की आरबीएससी बोर्ड बुक है। ये वर्तमान में नहीं मिलेगी आपको, जहाँ भी मिले ना वहाँ ले लेना, क्योंकि इसमें से ही टॉपिक सिलेबस में सब उठाए गए इसी से। तो मैं बता दूँ कि कौन कौन से उठाए गए हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये तो सब दिया हुआ है, आपको पेज नंबर दिखाएंगे पहले। ये देखो, राजनीतिक विज्ञान, अर्थ प्रकृति क्षेत्र, व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद, सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, राज्य की अवधारणा आप देख सकते हो। ये राज्य का स्वरूप, राज्य का कार्य क्षेत्र, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, उसके बाद सरकार का स्वरूप, ये सब एकात्मक संघात्मक। और या एक तो 11 क्लास की बुक है आपको, ये संविधान संशोधन देखो 1909 से 1919 वाला है, 1800, ये तो हमें टॉपिक इसमें तो है नहीं ना, ब्रिटिश शासन के कारण ये भी नहीं है। संविधान सभा का गठन, उद्देश्य, कार्यप्रणाली, ये देख सकते हो। तो जो जो टॉपिक यहाँ से होगा, मैं आज पहला ही टॉपिक है ना ये राज्य की अवधारणा, संप्रभुता, ये नेक्स्ट में टॉपिक हम पढ़ेंगे। आज मैं इसकी एमसीक्यू करवा रही हूँ। राजनीतिक विज्ञान परिचय, परिभाषा, प्रकृति क्षेत्र, व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद, जिसको हम आधुनिक और परंपरागत दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। मैंने कहा आपको कि आपको आरबीएससी बुक में सब पॉइंट मिल जाएंगे, ये सब पीडीएफ है पूरी। और मैं नोट्स बनाना चाहती हूँ, अगर मैं नोट्स बना गई तो आपको पूरे नोट्स के साथ भी इसको मैं शेयर करूँगी, आपको नोट्स भी, और पूरे एग्जाम के पर्सन भी शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम सब। ये प्रश्न उत्तर
यहाँ से पहला प्रश्न है, ये पहला ही पार्ट है। राजनीतिक क्या लिखा हुआ, राजनीतिक शास्त्र में राज्य से आरंभ होता है। राजनीतिक शास्त्र है ना, वो राज्य से आरंभ होता है एवं राज्य पर ही समाप्त होता है। ये प्रश्न है, ये किसने, ये जो परिभाषा है ना, ये किसने दी थी, तो ये गवर्नर ने दी थी। RBSC में लिखा हुआ और ये परीक्षा में आया हुआ है। राजनीतिक विज्ञान को किस विचारक ने पूर्ण और सर्वोच्च विज्ञान माना था? पूर्ण और सर्वोच्च विज्ञान किसने माना था? तो अरस्तु ने माना था। राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान किस कारण कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान किस कारण कहा जाता है? तो किसका क्रमबद्ध अध्ययन है ना, इसलिए इसको विज्ञान कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत और दृष्टिकोण और मुख्य केंद्रित है। राजनीतिक विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है ना, मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? तो यहाँ हम देखेंगे, ये प्रश्न उत्तर यहाँ भी दिए हुए हैं सब, ये तो बड़े हैं, छोटे प्रश्न देखेंगे अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप के। और वन लाइनर करवाने हैं तो वो भी करवा लूँगी। तो किस पर जो है ना परंपरागत दृष्टिकोण है, ये है शक्ति और वैधता पर अध्ययन करता है। पहला जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो शक्ति और वैधता पे अध्ययन पे जो अध्ययन करता है। राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। किससे संबंधित है? सरकार से संबंधित। सॉरी, मैंने आंसर कुछ गलत तो नहीं बताया? चौथे का क्या बताया अभी मैंने? चौथे का सरकार और राज्य के अध्ययन का रूप में, सॉरी अभी मैं शायद कुछ गलत बता दिए आंसर। राजनीतिक विज्ञान को किस विचारक ने पूर्ण और सर्वोच्च विज्ञान माना था? तो ये अरस्तु सही बताया मैंने। राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान किस कारण कहा जाता है? तो ये मैंने बताया था क्रमबद्ध, ये भी सही बताया। राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण मुख्य रूप से केंद्रित किस पर था? तो ये मैंने शायद गलत बताया आपको, नहीं बताया? नहीं, हाँ, इस पर सरकार और राज्य के अध्ययन पर था। मैंने ये बता दिया शक्ति और वैधता पे, नहीं, ये सरकार और राज्य के अध्ययन पर केंद्रित का था। राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी लीकॉक ने। किसने दी थी? लीकॉक ने। सर राइट है इसका। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। परंपरागत है ना, परंपरागत राज्य के जो अध्ययन क्षेत्र है ना, उसके अंदर कौन सा शामिल नहीं है? तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो शामिल है ना, वो क्या नहीं है? सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष और सहमति, ये शामिल नहीं है। बाकी राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, राजनीतिक दल और दबाव समूह का भी अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में। जबकि सार्वजनिक समस्या होती है ना, उसके अंदर नहीं, ये आधुनिक समस्याएं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, राजनीतिक विज्ञान को निम्न में से कौन तर्क विज्ञान न होने की पुष्टि करता है? कौन सा तर्क है जो ये इसको विज्ञान नहीं मानते? तो इसका राइट आंसर है राजनीतिक विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है। इसके अंदर जो सिद्धांत है ना, वो नहीं है। तो ये 7 प्रश्न थे। अब नेक्स्ट टॉपिक का प्रश्न उत्तर करेंगे हम। ये है प्रश्न व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ से इसके भी प्रश्न उत्तर मैं करवाऊंगी। मैं जब नोट्स बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर भी करूंगी। और मैंने पहली जो यूनिट है ना, इसकी परिभाषाएं वगैरह सब दी हुई है, आपको देख लेना। मैंने शायद प्ले लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन आज से नई प्ले लिस्ट बनेगी सिलेबस के अकॉर्डिंग, नोट्स के अकॉर्डिंग, MCQ के अकॉर्डिंग। और इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RBSC पर्सन यहीं से उठाती है, RPSC। ये सब देख सकते हो, ये है ना, ये व्यवहारवाद के उदय के कारण। तो हम तो MCQ देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है ना। और ये वन लाइनर प्रश्न अगर आपको करवाने हैं तो वो भी मैं करवा दूंगी। वन लाइनर शायद मैंने करवाए हुए, नहीं करवाए हुए तो वापस करवा लूँगी। देखूंगी अभी मैंने करवाए हैं या नहीं करवाए, है ना। अभी ये प्रश्न करवाते हैं यहाँ से। ये रहे, व्यवहारवादी उपागम मुख्य संबंधित किससे संबंधित था? व्यवहारवादी उपागम है ना, संबंधित था राजनीतिक व्यवहार से। किससे था? राजनीतिक व्यवहार से था, संस्थाओं से नहीं था, राज्य से नहीं था। चार्ल्स मेरियम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? चार्ल्स मेरियम की जो पुस्तक है ना, उसका नाम है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। नाम है क्या? न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। व्यवहारवाद का अर्थ क्या है? तो व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, ये तो हमने कई बार पढ़ा, अनुभववाद है। ये NCERT RBSC का पॉइंट है। कर्म और प्रासंगिकता संबंधित है। कर्म और प्रासंगिकता है ना, वो किससे संबंधित है? तो वो उत्तर व्यवहारवाद से। किससे है? उत्तर व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद किस प्रकार की अध्ययन इकाई पर जोर देता है? व्यवहारवाद किस प्रकार की इकाई पर अध्ययन के ऊपर जोर देता है? व्यवहारवाद है ना, किस प्रकार की अध्ययन की इकाई पर जोर देता है? तो 5वें का है लघु इकाई। क्या है? लघु इकाई पे जोर देता है। उसके बाद हम देखेंगे 6 प्रश्न कौन सा है? व्यवहारवाद का जनक किसे कहा गया है? तो व्यवहारवाद का जनक, ये परीक्षा में तो आपको देखा होगा, कई बार रिपीट होता है कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा गया है। यार RBSC बुक में दिया हुआ, और डेविड स्टन है इसके जो संस्थापक। तकनीकी से पहले तथ्य, इस पर कौन अधिक जोर देता है?
तकनीकी है ना, उससे पहले तथ्य आने चाहिए। तो उस पर जोर किसने दिया था? उत्तर व्यवहारवादियों ने दिया था। प्रासंगिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रासंगिकता का सिद्धांत है ना, वो है उदारवाद से संबंधित है। क्रम और प्रासंगिकता पर किसने जोर दिया? ये वापस कैसे आ गया? ये वापस आया या क्या? नहीं, मैंने खुद ने पढ़ा शायद। तो प्रासंगिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ये प्रश्न आया, राइट है, इसका आंसर है उदारवाद। ये मैंने शायद बता दिया आपको। और नमा भी यही है। प्रासंगिकता, क्रम और प्रासंगिकता पर जोर किसने दिया था? तो इस पर जोर दिया था व्यवहारवाद ने। किसने दिया था? व्यवहारवाद ने। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के कितने लक्षण बताए थे? तो डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के 8 लक्षण बताए थे। कितने लक्षण बताए थे? 8। प्रविधि से पूर्व सार पर कौन अधिक बल देता है? प्रविधि से पूर्व सार पर कौन अधिक बल देता है? तो उस पर बल देता है अनुभववाद। उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद का कौन सा लक्षण नहीं है? तकनीकी पर जोर है ना, ये नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद किस पर जोर देता है? उत्तर व्यवहारवाद किस पर जोर देता है? देखो, मूल्य निरपेक्षता पे देता है, राजनीतिक तटस्थता, ज्ञान का क्रियात्मक, सभी पे देता है, यानी कि उपयुक्त सभी राइट है। उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद का जो लक्षण है ना, वो कौन सा नहीं है? उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, ये नहीं है ना। फिर ये प्रश्न उत्तर है 1960 की समाप्ति से पहले व्यवहारवाद की क्रांति के किस प्रमुख परिवाद ने व्यवहारवादी पर बल दिया था? ये लास्ट है। ये आंसर भी आप देखो तो देख सकते हो, ये सब दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो किसने बल दिया था 1960 की समाप्ति से पहले व्यवहारवादी क्रांति पे? किस व्यवहारवाद ने दिया था? तो 1960 की समाप्ति से पहले व्यवहारवाद पे जो जोर दिया था वो डेविड ईस्टन ने दिया था। किसने दिया था? डेविड ईस्टन ने। और कुछ थोड़े से और एमसीक्यू रह चुके हैं, वो करा दूं। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम क्या थी? व्यवहारवादी क्रांति थी। आंसर साथ में दिए हुए हैं, आप खुद देख सकते हो। राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण अपना ध्यान मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवहार का केंद्रित करता है? तो ये व्यवहारवाद करता है। राजनीतिक तथ्यों की व्यवस्था और विश्लेषण का एक विशेष तरीका कौन सा है जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी राजनीतिक शास्त्रियों ने विकसित किया था? वो था व्यवहारवाद। निम्न में से किस राजनीतिक शास्त्री ने व्यवहारवाद का अर्थ अधिक और व्यापक के साथ प्रस्तुत किया था? तो वो किया था रॉबर्ट ए डहल ने किया था। रॉबर्ट ए डहल लोक प्रशासन में भी आता है और यहाँ भी आया हुआ है। निम्न में से अनुभाविक तथ्यों में वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया था व्यवहारवाद ने। ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक ग्राहम वॉलेस थे। कौन थे? ग्राहम वॉलेस। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? ए एफ बेंटले की है। व्यवहारवाद से संबंधित हैं, शिकागो संप्रदाय है। और दी पॉलिटिक्स सिस्टम के लेखक कौन है? डेविड ईस्टन है। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को कितने आधार बताए थे? तो 8 बताए, ये मैंने अभी बता दिया आपको। व्यवहारवाद व बौद्धिक आधारशिला कौन सी है जिसके अनुसार मनुष्य ने राजनीतिक व्यवहार में ऐसे सामान्य तथ्य पाए जाते हैं जिसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है? वो है नियमन। अन्य अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण पर बल देने वाली व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला है, वो है समग्रता। राजनीतिक विज्ञान को विचारधारा मुक्त बनाने का आह्वान व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के रूप में किया जाता है? मूल्य निर्धारण पर। व्यवहारवाद की सीमाओं का उल्लेख है, उपयुक्त सभी में है और सभी ने किया था। निम्न में से व्यवहारवाद की सीमा नहीं है। अध्ययन पद्धतियों में से असहमति। और ये सारे प्रश्न आप खुद देख सकते हो। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, जब मैं नोट्स बनाऊंगी तो आपके साथ और भी ज़्यादा शेयर करूंगी, क्योंकि ये RBSC बोर्ड बुक में ही मिलेगा आपको। और अन्यथा ये सब टॉपिक आपको, ये 11 क्लास की हैं, 12वीं क्लास में और भी ज़्यादा टॉपिक दिए हुए हैं, वो पूरे डिटेल से हैं और आप पूरे देख लेना। और ये MCQ है, 1 लाइनर भी MCQ है और ये ऑब्जेक्टिव है, ये 1 लाइनर MCQ है। देख सकते हो व्यवहारवाद के उद्देश्य और ये सब है। व्यवहारवादी उपागम क्या है और व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड ईस्टन है। व्यवहारवाद का लक्षण है ना, व्यवहार द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ था। व्यवहारवादी अवधारणा का जन्म। और ये RS मैन भी दे रहे हो तो वहाँ भी आपको काम आएगा, लेकिन सेकंड ग्रेड में तो 100% काम आएगा। और जो आपका फर्स्ट ग्रेड है इस सब्जेक्ट में, राजनीतिक विज्ञान में, तो वो भी काम आएगा। ये सब आप देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मुझे भी बताएं। और मैं इसके जब नोट्स बनाऊंगी तो आपके साथ पूरे के पूरे शेयर करूंगी। ये 1 लाइनर क्वेश्चन थे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, एडिट नहीं हो सकता, मेरा फ़ोन सही नहीं है, मुझे भी सपोर्ट की आवश्यकता है। प्लीज़ सपोर्ट करें। और RBSC बुक के अनुसार सारा सिलेबस में कराऊंगी। सेकंड ग्रेड SST राजनीतिक विज्ञान का, इतिहास का भी मैंने लगभग काफ़ी करा दिया है। लोक प्रशासन का भी मैंने RBSC बुक से ही कराया, जितना भी कराया। NCERT और RBC दोनों से कराया है। समाजशास्त्र भी मैं RBSC और NCERT से ही मेरे प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब देखें आप।
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन अच्छा हो और आप भी नई शुरुआत कल से कर सकते हो।